दो बच्चे की मां को एक शख्स से प्यार हो जाती है। उस महिला को जब भी अपनी जिस्म की भूख मिटानी होती थी तब वो अपने आशिक को कॉल करती और अपने घर पे बुला लेती। फिर वह महिला अपने आशिक के साथ संबंध बनाती थी, अपनी जिस्म की भूख शांत करती थी, क्योंकि यहाँ कोई रोकने और टोकने वाला नहीं था। उस महिला का पति एक दूसरे शहर में काम करता था, लेकिन एक रोज़ उस महिला का पति आ जाता है। तब यहाँ पे एक खूनी खेल हो जाता है। इस खूनी खेल में किसका कत्ल होता है, कौन साजिश रचता है, कैसे कत्ल करता है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची घटना यूपी के कानपुर की है। यह कहानी है तो कानपुर की, लेकिन इसकी शुरुआत फर्रुखाबाद से होती है। फर्रुखाबाद में एक शख्स रहता है जिसका नाम संजय होता है। इसकी उम्र 30 साल थी और इनकी पत्नी का नाम सुमन, जिसकी उम्र 28 साल थी। और इन दोनों के दो बच्चे थे, एक बच्चा 6 साल का था और एक बच्चा 4 साल का था। बच्चे को पढ़ाई लिखाई भी कराना था और जितनी आमदनी संजय की हो रही थी उससे घर परिवार चलाना बड़ी मुश्किल हो रहा था। तब सुमन अपने पति संजय से कहती है कि देखो, यहाँ पे जितनी तुम्हें कमाई हो रही है उससे ज़्यादा तो खर्चे हो रहे हैं और दिन पे दिन बच्चे बड़े हो रहे हैं, और जब बच्चे बड़े होंगे तो खर्चे और बढ़ेंगे और दिक्कत और ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए ऐसा करो कि यहाँ से तुम किसी बड़े शहर में जाओ और वहाँ पे जाकर कुछ अच्छी सी नौकरी करना, जहाँ पे अच्छी आमदनी होगा और बच्चों की भी परवरिश अच्छी से होगी और घर भी ठीक ठाक से चलेगा। लेकिन संजय अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता था, वह कोई भी शहर में नहीं जाना चाहता था। इसी बात को लेकर उसकी बीवी के साथ कहा-सुनी होने लगता है। घर में खर्चे ज़्यादा हो रहे थे और आमदनी कम थी और संजय घर से बाहर किसी शहर में नहीं जाना चाहता था। इसी बात को लेकर उसकी बीवी के साथ छोटी मोटी बातों पे भी कहा-सुनी शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच ज़्यादा ही कहा-सुनी होने लगता है। यहाँ तक कि इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो चुका था। तकरीबन इन दोनों के बीच रोज़ कहा-सुनी होने लगता है और इसी कहा-सुनी के चलते संजय एक रोज़ फैसला करता है कि वह काम करने के लिए बड़े शहर में जाएगा। तब वह अपने घर फर्रुखाबाद से निकलकर गुरुग्राम में जाने का फैसला करता है और वहाँ पे जाकर छोटी मोटी काम करने लगता है। लेकिन यहाँ भी वह अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहा था। संजय को अपने घर पे भी बीवी और बच्चों को पैसा भेजना होता था, लेकिन संजय की इतनी आमदनी नहीं थी कि वह अपने घर पे भी पैसा भेजे और अपनी ज़िंदगी भी वह ठीक ठाक से चला पाए। गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में आने के बावजूद भी संजय ठीक ठाक से पैसा नहीं कमा पा रहा था। इस बात को लेकर फ़ोन पे भी संजय की बीवी के साथ कहा-सुनी होने लगता है। तकरीबन रोज़ संजय की बीवी के साथ फ़ोन पे ही कहा-सुनी होने लगता है। इस बात से परेशान होकर संजय की बीवी सुमन वह भी फैसला करती है कि वह बड़े शहर में जाएगी और वह भी काम करेगी और अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करेगी। तब सुमन अपने घर फर्रुखाबाद से निकलकर वह कानपुर चली जाती है और कानपुर में जाने के बाद वह छोटी मोटी काम करके वह अपने बच्चों की परवरिश करने लगती है। पति गुरुग्राम में काम करता था और पत्नी कानपुर में काम करने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, लेकिन संजय और सुमन की मनमुटाव चल ही रहा था। लेकिन जो संजय के घर के लोग थे वह संजय और सुमन को मिलाने की बहुत कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि वह एक साथ में रहे, एक शहर में रहे, लेकिन यह दोनों मानने के लिए तैयार नहीं होता है। धीरे धीरे और वक्त बीतता है। 5-6 महीना बीत चुका था, लेकिन 5-6 महीना बीत जाने के बावजूद भी यह दोनों के बीच मनमुटाव जारी ही था और घर के लोग लगातार इन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा था, एक दूसरे को मिलाने की कोशिश कर रहा था। तब एक रोज़ संजय को एहसास होता है कि वह अपनी बीवी और बच्चों से मिलने के लिए कानपुर में जाएगा और गुरुगांव छोड़कर वह कानपुर में ही जाने का फैसला करता है और वहीं पे वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहेगा और काम करेगा। गुरुग्राम से संजय अब कानपुर में आ जाता है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने लगता है। कानपुर में ही संजय अब छोटी मोटी काम करने लगता है और उधर उसकी बीवी भी एक कंपनी में काम करती थी। कानपुर में आए हुए संजय को तकरीबन 1 महीना बीत चुका था और अचानक से एक रोज़ संजय अपने घर से गायब हो जाता है। वह कहीं चला जाता है। उसकी बीवी संजय को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन संजय के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था और संजय का फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। संजय के बारे में कहीं से जब कुछ भी पता नहीं चलता है, तब संजय के बीवी थक हार कर 27 अक्टूबर 2023 को पुलिस स्टेशन में जाकर संजय की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। पुलिस कहती है कि आपके पति कब से गायब है। तब वह कहती है कि वह कल ही काम पे निकला था और उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उसके दोस्त यार सबसे पूछने के बावजूद भी उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस कहती है ठीक है, आप घर पे जाइए, हम आपके पति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुमन इसके बाद अपने घर पे आ जाती है और कुछ ही देर के बाद पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। जिस शख्स ने पुलिस को कॉल किया था वह बता रहा था कि कानपुर के गुनौजी इलाके में एक नाले में बोरी पड़ी हुई है। इस बोरी में कोई संदिग्ध चीज़ लग रही है, आप फ़ौरन यहाँ पे आइए। यह बात सुनने के बाद पुलिस फ़ौरन ही उस गुनौजी इलाके में जाता है और नाली में सही में एक बोरी पड़ा हुआ था। वह बोरी को पुलिस बाहर निकालती है और इसके बाद उस बोरी को खोलती है तो देखता है कि उसमें एक इंसानी लाश है।
देखने से ऐसा लग रहा था कि वह लाश की उम्र 30 से 35 साल की होगी और उसके गले पे कट का निशान है और उसके जिस्म पे कई सारे जख्म और थे। यह मरने वाला शख्स को किसी से भयंकर दुश्मनी हुई होगी, इसीलिए इसको इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया है। पुलिस उस लाश की कई फ़ोटो खींचता है, इसके बाद उसके बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है ताकि मरने वाले के कोई आइडेंटिफिकेशन मिल जाए, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद उस लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसी पुलिस स्टेशन में अभी कुछ देर पहले एक महिला ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई थी और पुलिस को यहाँ एक लाश मिली थी। उस लाश के फ़ोटो को और महिला ने अपने पति को जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी उस फोटो को जब मिलान पुलिस करती है तब देखती है कि यह लाश तो उसका पति संजय का ही है। तब पुलिस संजय के बीवी सुमन को कॉल करती है और कहती है कि हमें एक लाश मिली है और यह लाश आपके पति संजय के ही है, आप मुर्दा घर में आकर अपने पति की लाश को देखिए। जैसे ही सुमन सुनती है कि उसका पति का किसी ने कत्ल कर दिया है तब वह रोते पीटते हुए पुलिस स्टेशन में आती है। पुलिस संजय की लाश की जब फोटो सुमन को दिखाती है तब वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, दहाड़े मारकर रोने लगती है। कुछ देर के बाद जब सुमन शांत होती है तब पुलिस उसे पूछती है और कहती है कि आपके पति को किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है, या संजय को किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर तो नहीं है जो इसको इतनी बेरहमी से कत्ल किया है। इन सभी बातों को सुमन ना में जवाब देती है। संजय की लाश को पोस्टमार्टम हो जाने के बाद उसकी बॉडी को उसकी बीवी के हवाले कर देता है। अब पुलिस पता लगाने में जुट जाती है कि संजय को आखिर कत्ल किसने किया। संजय के दोस्तों से पता लगाती है, जिस जगह पे वह काम करता था वहां पता लगाने की कोशिश करता है कि संजय को कौन कत्ल कर सकता है, लेकिन पुलिस को कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। जहां सुमन रहती थी वहां के आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ करती है तो वहां एक बात पुलिस को पता चलती है। पता यह चलता है कि सुमन का पति 1 महीना पहले ही यहाँ पे आया था। इससे पहले वह अकेले ही सुमन अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पे रह रही थी। पुलिस को जब यह बात पता चलती है कि सुमन का पति 1 महीना पहले ही यहाँ पे आया था और सुमन 6-7 महीना से अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पे अकेली रह रही थी, तब पुलिस को सुमन पे ही शक होने लगता है। तब पुलिस संजय और सुमन दोनों की फ़ोन की CDR निकालने का फैसला करती है और जब दोनों की फ़ोन की CDR निकल जाती है, संजय के फ़ोन की CDR से पुलिस को तो कुछ चौंकाने और हैरान कर देने वाली बात तो पता नहीं चलती है, लेकिन जब सुमन की CDR पुलिस चेक करती है तो उसे एक नंबर पे शक होता है और वह नंबर राजेश नाम के शख्स के था और उस नंबर से सुमन की काफ़ी लंबी लंबी बातें हो रही थी। और पुलिस चुपके से राजेश के बारे में पता लगाने लगता है। तब पता चलता है कि जिस इलाका में सुमन रहती है उसी इलाका में थोड़ी दूर पर राजेश भी रहता है। तब पुलिस उस राजेश को गिरफ्तार करती है और इसके बाद राजेश से पूछताछ करती है। शुरुआती पूछताछ में तो वह इनकार ही करता है, लेकिन जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है और संजय के फ़ोन की CDR दिखाकर यह कहता है कि तुम्हारा भी लोकेशन एक दिन पहले उसी के आसपास में था जिस जगह पे संजय की लाश मिली हुई थी, अब सच सच बताओ तुमने संजय का कत्ल क्यों किया। अब राजेश के पास सच बोलने का सिवाय कुछ बचता ही नहीं और वह कबूल करता है कि हाँ उसी ने संजय का कत्ल किया है। और राजेश आगे यह भी कहता है कि संजय का कत्ल कराने में उसकी बीवी का हाथ है, उसकी बीवी के ही कहने पे हमने उसका कत्ल किया है। पुलिस को पता चल चुका था कि संजय का कत्ल कराने में उसकी बीवी का भी हाथ है। तब पुलिस उसकी बीवी को भी गिरफ्तार करती है और फिर उसकी बीवी से भी पूछताछ करती है। तब उसकी बीवी जो खुलासा करती है वह काफ़ी चौंकाने वाली है। वह कहती है कि 6 महीना पहले जब वो अपने दोनों बच्चों को लेकर कानपुर में आई थी उस वक्त उसका पति गुरुग्राम में काम करता था और अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए और अपनी ज़िंदगी को भी चलाने के लिए वह छोटी मोटी काम करने लगता है और एक कंपनी में वह जॉब करने लगती है। उसी कंपनी में काम करने के दौरान राजेश से मुलाकात होती है और राजेश भी उसी के घर के पास में ही रहता था। इन दोनों के बीच शुरुआत में दोस्ती होती है, इसके बाद यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सुमन के घर राजेश का आना जाना हो गया था। जब दोनों बच्चे रात में सो जाता था तब सुमन राजेश के साथ संबंध बनाती थी और यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। पति गुरुग्राम में रहता था, इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। पति से मनमुटाव तो पहले ही से ही चल रहा था, लेकिन जो सुमन के ससुराल के लोग थे वह सुमन को और राजेश को मिलाने की बहुत कोशिश कर रहा था। सुमन यह नहीं चाहती थी कि उसका पति संजय कानपुर में आए, लेकिन बार बार संजय को जब उसके घर वाले समझा रहा था तब वह संजय अपनी बीवी के पास कानपुर में आने का फैसला करता है और अपनी बीवी और बच्चों के पास कानपुर में आ जाता है। अब यहाँ सुमन को दिक्कत होने लगी अपने आशिक से मिलने में। सुमन को यह लगने लगा कि उसके आशिक के साथ मिलने में इसका पति बीच में रोड़ा का काम कर रहा है। तब वो अपने पति को रास्ते से ही हटाने का फैसला करता है। अब यहाँ सुमन को देखिए, जो उसका आशिक राजेश है, राजेश को अपने पति से मिलाते हुए कहता है कि यह हमारे दूर का रिश्तेदार है और जब मैं अपने बच्चों के साथ कानपुर में अकेली आई थी तब यह मुझे बहुत मदद किया था। इन दोनों में सुमन दोस्ती करा देती है और दोनों शराब पीने का बहुत आदी था। तब एक रोज़ सुमन अपने आशिक राजेश से कहती है, देखो हमारे और तुम्हारे बीच में मेरा पति रोड़ा बन रहा है, इसे निपटाना है।
तब राजेश भी कहता है कि तुम चाहती क्या हो, इसे रास्ते से हटा दे। तब सुमन कहती है कि हाँ, इसे रास्ते से ही हटाना होगा। तारीख थी 26 अक्टूबर 2023। संजय को दारू पार्टी के बहाने से राजेश अपने कमरा पे ले जाता है। वहाँ पे उसे खूब दारू पिलाता है। जब संजय दारू के नशे में धुत हो जाता है तब राजेश सुमन को कॉल करता है और कहता है कि अब बताओ इसे क्या करना है। तब उधर से सुमन कहते हैं कि उसका गला काट दो, वह किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं बचना चाहिए। तब राजेश तेजधार हथियार से संजय का गला काट देता है। इसके बाद राजेश संजय के जिस्म पे कोई और हमला करता है और कुछ ही देर के बाद संजय की मौत हो जाती है। अब बारी थी संजय की लाश को निपटाने की। राजेश एक कट्टा में संजय की लाश को डालता है और रात के अंधेरे में गुनौजी इलाका में जाकर नाली में संजय की लाश को उस बोरी के साथ फेंक देता है। फिर राजेश अपने घर पे आता है, उस खून को अच्छी तरह से साफ करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी राय दीजिए। हम आपसे एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।